नमस्कार, द लेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। किसी कंट्री के लिए मजबूत नेता और उसका मजबूत लीडरशिप कितना जरूरी होता है? क्या लीडरशिप क्वालिटी किसी नेता का नेचुरल क्वालिटी होता है, यानी वो पैदाइशी होता है, या फिर उसके आसपास जो घटनाएं घटती हैं उन्हें देखता है, एनालिसिस करता है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है? आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर जोसेफ नाइक कहते हैं, किसी लीडर का लीडरशिप परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। यानी एक लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप करता है। आप सुनिए इनको। We sometimes think that leadership is, innate or born and so forth. In fact, leadership, like all power relations, depends very much on context. Let me give you the example of Winston Churchill, another person who's often cited as one of the great leaders of the 20th century. If we asked in January 1940, was Winston Churchill one of the great leaders of the 20th century, the answer would have been assuredly no. In the beginning of the year 1940, Churchill was regarded as a washed-up backbench MP. The Conservative Prime Minister had commented, "Oh, yes, there's Winston, but nobody listens to him." Within 6 months, he was Prime Minister and was widely regarded as a charismatic leader of the British people. What happened? Did Churchill change? Did any of his traits change from, let's say, January to May? Of course not. Not a bit. What changed was the context. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये लीडर ऐसे हैं जो अपने यूनिक लीडरशिप स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं और अपने अपने दौर में इन्होंने इंडिया को बहुत ही भयंकर विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला है। एक संकट मोचक के तौर पर इन्होंने काम किया है। खैर, इनकी हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन दो नेताओं की, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। शुरुआत पुतिन से करते हैं। पुतिन साहब की लीडरशिप का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। एक सशक्त, पावरफुल प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है साल 1991। ग्रास रूट लेवल पर अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हैं और एक जमीन से उठ करके और रशिया के प्रेसिडेंट बनने तक का जो इनका पॉलिटिकल तजुर्बा है काबिले तारीफ है। और पॉलिटिक्स में आने के पहले जो 16 साल का इनका एक केजीबी एजेंट के रूप में तजुर्बा है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी को यूनिक बना देता है। साल 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और इन्होंने केजीबी से रिजाइन कर दिया। इन्होंने वजह बताई कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, यानी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट थे गोर्बाचोव। तो गोर्बाचोव के बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उनके साथ इनके लिए तालमेल बिठा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए इन्होंने केजीबी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये रशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। वह यह था कि साल 1999 में रशिया के सिटिंग प्रेसिडेंट बोरिस एल्स्टीन अपने पद से रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट जब रहते हैं उसी साल एक क्राइसिस होता है, उसका नाम है थिएटर होस्टेज क्राइसिस। अब जरा बात करते हैं थिएटर होस्टेज क्राइसिस था क्या। साल था 2002, दिन था 23 अक्टूबर। उस दिन मॉस्को शहर में एक म्यूजिकल नाइट शो था जिसमें लगभग 1500 लोग इकट्ठा थे उस थिएटर में। शो के बीच में ही एक आदमी अचानक से स्टेज पे आता है, उसके हाथ में मशीन गन रहता है और वो हवाई फायरिंग शुरू कर देता है। शुरुआत में लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये थिएटर का ही पार्ट हो,
लेकिन देखते देखते 40-50 की संख्या में हथियारबंद लोग आ जाते हैं स्टेज पर। थिएटर में बैठे हुए कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं। वो थे चेचन्या के विद्रोही, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। चेचन्या के विद्रोहियों की डिमांड यह थी कि चेचन्या के अंदर जो रशियन फोर्सेस हैं उनको रशिया की गवर्नमेंट वापस बुलाए, और अगर नहीं बुलाती है तो जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन चेचन्या के विद्रोही ऐसी डिमांड क्यों कर रहे थे? क्यों रशियन फोर्सेस को उधर से वापस बुलाने की मांग कर रहे थे? हुआ यह था कि साल 1999 में 7 अगस्त को रशिया और चेचन्या के बीच में वॉर शुरू हुआ, जो लगभग 8 महीने तक चला। यह वॉर खत्म होता है साल 2000 में 30 अप्रैल को। वॉर खत्म होने के बाद भी रशिया की गवर्नमेंट ने चेचन्या से रशियन फोर्सेस को वापस नहीं बुलाया, जिसको लेकर के चेचन्या के विद्रोहियों ने रशिया के ऊपर अलग अलग तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया। क्राइसिस से निपटने का जो पुतिन का तरीका था, रशिया में इनको हीरो बना दिया। कई बार यह होता है कि जब क्राइसिस आती है तो लीडर के लिए अपॉर्चुनिटी होता है और लीडर के लिए मुश्किल भी होता है। अगर लीडर की लीडरशिप की क्वालिटी बेहतरीन है तो वो उसको हीरो बना देता है, और अगर लीडर की लीडरशिप की क्वालिटी ठीक नहीं है तो फिर उसका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। और यही चीज हुआ पुतिन के साथ। पुतिन ने इस क्राइसिस से बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा और रशिया के अंदर हीरो बन गए। 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। 60% वोटों के साथ इन्होंने जीत दर्ज कराई, और तब से लेकर लगातार रशिया के पॉलिटिक्स में इनका दमखम दिखता रहा। प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद रशिया की इकोनॉमी के लिए उन्होंने खूब काम किया, और इनके पहले टेन्योर में रशिया की इकोनॉमी खूब बूस्ट हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की इकोनॉमी का ग्रोथ लगातार 8 साल तक बढ़ता रहा। जब सक्सेस मिलने लगती है तो आदमी का दिमाग भी खराब होता है। जैसा जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यही इनके साथ हो गया। जब इनको सक्सेस मिलने लगी, धीरे धीरे इनके जो विरोधी लोग थे, प्रतिद्वंदी लोग थे, उनको साइडलाइन करते रहे। ये एब्सोल्यूट पावर में आ गए, और जब ये एब्सोल्यूट पावर में आ गए तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी का डिक्लाइन शुरू हुआ। इनकी पॉपुलैरिटी का गिरता हुआ ग्राफ हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के लोग इनके अगेंस्ट में मॉस्को में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके हाथ में बैनर पोस्टर थे जिनमें लिखा था नो मोर वॉर। Я не хочу этой войны. Почти никто ее здесь не хочет. Я хочу, чтобы весь мир увидел, что мы не хотим этого. И мы не хотим, чтобы на нашей совести лежало это пятно. Нет войне! Нет войне! ये बात और है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने पावर के इस्तेमाल करके उनके वॉइस को दबा दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक बात ये भी क्लियर हो गई कि इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे रशिया के अंदर खत्म हो रही है। दूसरा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इत्तेफाक से ये भी व्लादिमीर हैं, लेकिन इधर व्लादिमीर पुतिन हैं और इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। अगर पुतिन से इनको कंपेयर करके देखें तो पुतिन के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के आगे ये बिल्कुल नहीं टिकते हैं। इनकी जितनी उम्र है उतनी उम्र के लगभग तो पुतिन का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। ये 44 साल के हैं फिलहाल, लेकिन इन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में फेमस हो गए हैं। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस इनकी तारीफ कर रहे हैं। आप जरा इनको सुने। We are back. The reason we're back is because of you, because of the extraordinary courage, leadership, and success that you've had in pushing back this horrific Russian aggression, and we're honored to be here. President Biden felt strongly that we should find the earliest opportunity just to show in Kyiv our support, but also to continue in detail
of Russian guns, President Volodymyr Zelensky is standing firm for democracy and for freedom. In his righteous defense, I believe he has moved the hearts of everybody in this House. At this moment, ordinary Ukrainians are defending their homes and their families against a brutal assault. सुना किस तरह से दुनिया भर के नेता इनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनका पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा है। 2019 में ये पॉलिटिक्स में आए, प्रेसिडेंट चुन लिए गए और प्रेसिडेंट चुनने के बाद इनकी एक जो इमेज रही बिल्कुल ढीले ढाले लीडर के रूप में रही। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया तब से इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पूरी दुनिया भर में। लीडर बनने के पहले पेशे से एक एक्टर थे, कॉमेडियन थे, कई सारे टीवी शोज किए थे, कई सारी फिल्मों में काम किया। 2015 में इनका एक टीवी शो आया, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। उस टीवी शो में ये एक ऐसे पॉलिटिशियन का किरदार कर रहे थे जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है और लास्ट में यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये शो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जो शो की कहानी थी करप्शन को लेकर के, यूक्रेन के लोग रियल में फेस कर रहे थे अपने लीडरशिप की वजह से। ज़ेलेंस्की के पहले जो भी लीडर थे, जो भी प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के, सबके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे और सारे रशिया के पपेट प्रेसिडेंट थे, उनके इशारों पर चलते थे। जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यूक्रेन के पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके टेन्योर में रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना तानातानी नहीं हुआ जितने ज़ेलेंस्की के साथ हो रहा है। तो इस तरह से उस टीवी शो के बाद, यानी सर्वेंट ऑफ द पीपल शो के बाद ये पॉलिटिक्स में आते हैं। लोग इनको अपना प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। तो इनको टोटल वोट शेयर मिला था वो था 73%। अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी उस शो के नाम पे ही रखा गया, सर्वेंट ऑफ द पीपल। इन्होंने जो वादा किया था यूक्रेनी लोगों से कि हमारा जो भी डिस्प्यूट है रशिया के साथ उसको सेटल करेंगे, पीस को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बना के रखेंगे। इसके बावजूद भी इनकी जो छवि थी यूक्रेन के अंदर ढीला ढाला लीडर के रूप में थी। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया, अचानक से इनकी लीडरशिप की स्टाइल ही चेंज हो गई। और आपको याद होगा जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया 24 फरवरी को इसी साल, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक वीडियो बनाते हैं और रशिया के लोगों से बिल्कुल भावुक अपील करते हैं कि हम पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन आपके हुक्मरान हमें हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। और इसका असर रशिया के लोगों पर दिखा। इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। रशिया के लोगों ने अपने ही सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू किया और जैसा कि मैंने पहले बताया, मॉस्को शहर में बैनर पोस्टर के साथ जिसमें लिखा हुआ था नो मोर वॉर, वी वांट पीस नॉट वॉर। कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के भावुक अपील का ही रिजल्ट था। और ऐसे ज़ेलेंस्की इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ खेल रहे थे। और मैं आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की स्मार्ट पावर के साथ खेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक और रशिया के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं और बातचीत का रास्ता भी खोल करके रखा है। और जिस तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मसलन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब, इन पर लाइव आकर के अपनी बात को रखते हैं। ऐसा कोई लीडर अमूमन करता नहीं है। एक छोटा सा वीडियो बनाया और अपनी बात को रखा। बीच में एक र्यूमर आई थी कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं। उसके अगले ही दिन एक वीडियो जारी करते हैं और बोलते हैं कि मैं यूक्रेन में हूं और मैं मरते दम तक लड़ूंगा। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात कन्वे करने में सक्सेसफुल हुए कि रशिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपैथी इनके साथ हो गई और यहां तक कि यूक्रेनी लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले। ये सेना के कभी वर्दी में, कभी आम लोगों से मिलते हुए, कभी आम लोगों को ये कहते हुए कि आप टेंशन मत लो,
मैं आपके साथ हूं। और दूसरी ओर मिलिट्री स्ट्रेटजी बिल्कुल बना के रखी। रशियन सैनिक को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। रशिया बहुत पावरफुल है यूक्रेन से, आर्मी की कैपेसिटी में, इकोनॉमी में, स्ट्रेटजी में। रशिया की ओर पुतिन जैसा बड़ा स्ट्रेटजिक माइंड है, लेकिन उसके बावजूद भी रशियन फोर्सेस प्रॉब्लम फेस कर रही हैं यूक्रेन के अंदर। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रूप में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दिमाग है। जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी बात को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रख रहे हैं, उस रूप में पुतिन रख नहीं रहे हैं। जब से लड़ाई शुरू हुई, पुतिन सोशल मीडिया पे कभी नहीं आए। कभी कभी दिखे तो बिल्कुल अकेले और एकदम तानाशाह जैसे, डिक्टेटर जैसे। लेकिन इस वॉर में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बिल्कुल नए तरीके से गेम खेल रहे हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वॉर से निपटने के लिए और पूरी दुनिया भर को लामबंद करने में लगे हुए हैं। कल के डेट में यूक्रेन का क्या हश्र होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि यूक्रेन बहुत तबाह हो चुका है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के लोग खड़े हैं। यूक्रेन के लोग हथियार उठाए अपनी रक्षा के लिए, और पूरी दुनिया भर को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि न सिर्फ हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि डेमोक्रेसी को सेफ करने के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखें, जो पुतिन एक टाइम पर रूस के अंदर मसीहा के तौर पे बन के उभरे, वो पुतिन का डिक्लाइन शुरू है। और एक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो पहले ढीला ढाला नेता हुआ करते थे, जिनकी करियर की शुरुआत एक कॉमेडी से, एक्टिंग से शुरू होता है, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन के उभरे हैं, जिनकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ये सारा गेम है लीडरशिप स्टाइल का, और वो लीडरशिप स्टाइल जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने आसपास की घटनाओं को देखकर सीखे हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये वॉर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आया। इस वॉर के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे बन के उभरेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, भूलना नहीं है। क्योंकि जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, माहौल बनाएंगे 2-4-10 मिनट, तो आपके तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो बातें हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।